अस्सलामुअलैकुम। अ, हम पढ़ रहे थे दी प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक मेडिसिनल केमिस्ट्री चैप्टर 2। तो इसमें हम पढ़ रहे थे कि ड्रग किस किस मैक्शन से जो है वो अपना इफेक्ट शो करती है, उसकी क्या क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, ड्रग की क्या क्या रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, ड्रग कैसे हमारी बॉडी के साथ इंटरेक्ट करती है और अपना इफेक्ट शो करती है, कौन कौन से प्रिंसिपल हैं जो मेडिसिन यूज करती हैं, जो ड्रग यूज करते हैं, तो पॉइजन यूज करते हैं टू गिव इट्स इफेक्ट ऑन द बॉडी। तो ये हम सारा पढ़ रहे थे इसके चैप्टर के पार्ट 2 में। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो चलें आज का हम पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे कि ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन कैसे कैसे होती है, ड्रग कैसे अपने रिसेप्टर के साथ इंटरेक्ट करता है और अपना थेराप्यूटिक एक्शन शो करता है। जैसे हमने इसके पार्ट 4 में पढ़ा था कि जो ड्रग्स हैं वो रिसेप्टर के ऊपर बाइंड करते हैं और डिफरेंट एंजाइमेटिक एक्टिविटी, परमेबिलिटी, स्ट्रक्चर, फीचर्स की चेंज के थ्रू वो अपना इफेक्ट शो करते हैं। तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे कि ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन में क्या 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 आता है। बट बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर आई विल रिक्वेस्ट यू टू काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल अक्षर फार्मासिस्ट मरियम एंड शेयर इट टू योर कम्युनिटी। ये जो है वो आप लोगों की तरफ से मेरे लिए एक सपोर्ट है और एक पॉजिटिव हिट है कि आप लोगों को मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है और आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं टू ग्रो। थैंक यू सो मच। तो चलिए हाँ, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शंस इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। द कंसेप्ट ऑफ प्रोटीन एज अ ड्रग टारगेट इज नॉट नॉर्मल। हमें पता है ऑलरेडी कि ड्रग जाकर किसी प्रोटीन के ऊपर, किसी एंजाइम के ऊपर बाइंड करता है, किसी रिसेप्टर के ऊपर बाइंड करता है और अपना इफेक्ट देता है। and was suggested at the end of the 19th century and the beginning of the 20th century। 1980 से 2000 तक ये चीज आ चुकी थी कि ड्रग जो है वो किसी रिसेप्टर के ऊपर बाइंड करता है। इन Earls and the Langley, I don't know how to pronounce them, both contributed the idea of that compound displayed biological activity by binding to the cellular constituent. I don't know, Herald, corpora non ongund nisi fixata, which tells that us that the agent do not work unless they bound। एनरिच ने क्या बताया कि ड्रग तब तक नहीं एक्ट करता जब तक वो कहीं बाइंड ना हो जाए। जब ड्रग बाइंड होगा कहीं तब भी वो अपना इफेक्ट शो करेगा। तो ये कहा था एनरिच ने। दैट वर सून नेम्ड रिसेप्टर्स। तो उनको हमने क्या नाम दे दिया? उनको हमने कह दिया कि वो ड्रग के रिसेप्टर्स है। पहले इनरिच ने कहा कि भाई ड्रग पहले कहीं बाइंड होगा तभी वो इफेक्ट देगा। कहाँ बाइंड होगा? उस बाइंडिंग साइट को हमने क्या नाम दे दिया? रिसेप्टर। फिर लैंगले आया। लैंगले ने कहा कि ये रिसेप्टिव सब्सटेंसेस हैं। उसने रिसेप्टर को एक और नाम दे दिया, रिसेप्टिव सब्सटेंसेस का। One could consider that every protein that act on the molecular target for a certain drug should call as the receptor। यानी जो भी किसी ड्रग के लिए एज या किसी भी केमिकल सब्सटेंस के लिए एज अ मॉलिक्यूलर टारगेट एक्ट करती है वो हमारा रिसेप्टर है। वो रिसेप्टर हमारे सेल साइड पे प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। A receptor is a component of a cell or organism that interact with the drug and initiate a chemical effect of that drug, जो कि हम ऑब्जर्व करते हैं उस ड्रग का effect। सो ड्रग रिसेप्टर कम्प्लेक्स नोमेनक्लेचर है एंटागोनिस्ट एंड एगोनिस्ट का। तो आई होप एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट का ये जो डिफरेंस है ना, कम्प्लेक्स, ये अब आपको समझ तक नहीं गया। तो एगोनिस्ट क्या होता है ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन में? यानी अगर ड्रग रिसेप्टर के साथ बाइंड हो रही है और वो उस रिसेप्टर के इफेक्ट को बढ़ा रही है तो वो एगोनिस्ट होगा, और अगर वो उस रिसेप्टर के इफेक्ट को नलिफाई कर रही है, उसको रोक रही है, तो वो उसका एंटागोनिस्ट होगा, उसका उल्ट होगा। एगोनिस्ट उसका साथ और एंटागोनिस्ट उसका उल्ट, ये याद रखना। सो एगोनिस्ट क्या होता है? अ ड्रग दैट एक्टिवेट रिसेप्टर इज नाउन एज एगोनिस्ट। यानी जो रिसेप्टर नॉर्मली फंक्शन प्ले कर रहा था, एक ड्रग आया और उसने उसको एक्टिवेट कर दिया, तो वो ड्रग हमारा एगोनिस्ट होगा। विच हैज द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। इसकी ये तीन चार प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। एगोनिस्ट कैन डिफर बोथ एफिनिटी एंड एफिकेसी ऑफ द रिसेप्टर। माइट बी वो ड्रग उस रिसेप्टर की एफिकेसी या एफिनिटी को अल्टर कर रहा हो, डिफर कर रहा हो, या उस एगोनिस्ट की जो अगर उस रिसेप्टर के साथ बाइंड कर रही है, माइट भी उसकी एफिकेसी ज्यादा हो उसके अपने नॉर्मल बाइंडर से ज्यादा, because that elicit maximal effect। लो एफिकेसी ऑफ द एगोनिस्ट और पैरेलल पार्शियल एगोनिस्ट। अगर उस एगोनिस्ट की एफिकेसी कम है और किसी नेचुरल सब्सटेंस की एफिकेसी ज्यादा है, तो वो हम उसे कहेंगे पार्शियल एगोनिस्ट। और जो हाई एफिकेसी एगोनिस्ट होगा उसको हम कहेंगे फुल एगोनिस्ट।
बिकॉज दे कैन, जो हमारे पार्शियल एगोनिस्ट होते हैं, दे कैन नॉट elicit मैक्सिमल इफेक्ट एट रिसेप्टर इवन एट हाई कंसंट्रेशन। तो ये फास्ट ट्रांसमीटर्स होते हैं, या इसको हम क्या कहते हैं, अपना पार्शियल एगोनिस्ट कहते हैं। और जो मैक्सिमम इफेक्ट देता है उसको हम क्या कहते हैं, जो हाई एफिकेसी एगोनिस्ट होते हैं उनको हम कहते हैं फुल एगोनिस्ट। Direct agonists act on receptor, while indirect agonists facilitate the action of the endogenous agonist. फॉर एग्जाम्पल न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करवा दिया इनडायरेक्टली, उसने ड्रग उस रिसेप्टर के साइड को एगोनिस्ट एगोनिस्ट कर दिया, बट डायरेक्टली वो उस रिसेप्टर के पास जाकर बाइंड नहीं किया। और अगर वो डायरेक्टली जाकर रिसेप्टर को बाइंड कर देगा तो वो हमारा डायरेक्ट एगोनिस्ट होगा। तो एक हो गया फुल एगोनिस्ट, पार्शियल एगोनिस्ट, फिर हो गया डायरेक्ट एगोनिस्ट और इनडायरेक्ट एगोनिस्ट। तो ये हमारी एगोनिस्ट की चार टाइप्स होती है। देन कम्स द एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट जैसे नेम से शो हो रहा है उल्टा। A drug that does not activate the receptor's action is called as the antagonist, which possesses the following features. क्या effect होंगे antagonist, antagonist का also prevent the activation of the receptors by the agonist. Thus antagonists are called as the zero efficacy drug. उस ड्रग का जो इफेक्ट को उसको वो नलीफाई कर देगा। कॉम्पिटेटिव एंटागोनिस्ट, यानी वो compete कर रहे होंगे किसी नेचुरल सब्सटेंस के साथ टू बाइंड टू दैट रिसेप्टर टू नलीफाई इट्स इफेक्ट्स, तो वो होंगे कॉम्पिटेटिव एंटागोनिस्ट। और अगर वो compete नहीं कर रहे होंगे टू एनी एंडोजेनस कंपाउंड तो वो होंगे नॉन कॉम्पिटेटिव। कॉम्पिटेटिव को पढ़ते हैं, बाइंड टू द सेम बाइंडिंग साइट एज दैट ऑफ एगोनिस्ट एंड देयरफॉर compete with the agonist for that binding site, तो वो होंगे हमारे competitive antagonist। नॉन कॉम्पिटेटिव एंटागोनिस्ट जो होंगे हैव अ डिफरेंट बाइंडिंग साइट टू द एगोनिस्ट एंड देयरफॉर do not compete with the agonist. Some non-competitive antagonists have a binding site within the ion channel associated with the receptor complex. Then comes the chemical nature of the receptor. तो ये हमने पहले क्या पढ़ी थी, ड्रग रिसेप्टर कम्प्लेक्स नोमेनक्लेचर। अब हम पढ़ेंगे केमिकल नेचर ऑफ द रिसेप्टर क्या होगी। फॉर मेनी इयर्स रिसेप्टर रिमेन्ड हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर। काफी सालों के लिए तो लगा कि शायद रिसेप्टर एग्जिस्ट ही नहीं करते, भी हाइपोथेटिकल चीज है। Until the 1970 द डेवलपमेंट ऑफ द रेडियो एक्टिव लाइगेंड्स, हमने रेडियो एक्टिव लाइगेंड डेवलप किए और जाके वो रिसेप्टर के साथ बाइंड किया। देन दे विजुअलाइज द रिसेप्टर साइट्स एंड क्वांटिफाइड द बाइंडिंग साइट्स, इनके स्ट्रक्चर पता लगी और देन हमने उन ड्रग को उन टिश्यूज को आइसोलेट किया फ्रॉम दैट सेल। नाउ इट इज स्ट्रक्चर इन्फॉर्मेशन। अब हम किसी भी रिसेप्टर की किसी भी मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर इन्फॉर्मेशन इजीली नोन कर सकते हैं यूजिंग द एक्सरेज, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी और एनएमआर को यूज करते हुए। ऑफ अ वैरायटी ऑफ द रिसेप्टर्स एंड द प्रोटीन इज नोन। हम जान सकते हैं इजीली यूजिंग एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, एनएमआर, एचपीएलसी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड these has led to the development of the detail inside of the molecular processes and the drug receptor antagonist interactions. तो अब जो ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शंस है उनको पढ़ना, उनको अंडरस्टैंड करना बहुत आसान हो गया। ठीक है, सो द रिसेप्टर आर नो लॉन्गर हाइपोथेटिकल। रिसेप्टर अब हाइपोथेटिकल नहीं है, अब उनका नॉन स्ट्रक्चर मैकेनिज्म हमें सब कुछ नॉन है। 100 of the receptor protein have been isolated and purified and cloned, and their primary amino acid sequence have been established. It has been possible to study the receptor by binding assay, biological characterization, immunological characterization, उनका molecular biological characterization हमें बहुत well known है। कौन कौन से बायोलॉजिकल कंपाउंड बाइंड करते हैं, उनका इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स क्या है, उनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या है, सब कुछ नोन है। मोस्ट ऑफ द रिसेप्टर आर लाइक रेगुलेटरी एंजाइम, लाइक डायहाइड्रोफोलिक रिडक्टेज जो है वो रेगुलेटरी एंजाइम है फॉर द डीएनए सिंथेसिस। एसिटाइल कोलिन स्टेरेस ट्रांसपोर्ट है, वो एसीएच एसिटाइल कोलिन का जो है वो रेगुलेटरी होगा। एंड स्ट्रक्चरल प्रोटीन लाइक ट्यूबुलिन स्ट्रक्चर मेंटेन कर रहा होगा सेल का। अदर प्रोटीन in nature and some glycoprotein like G protein coupled receptors और न्यूक्लिक एसिड, सारे हमारे रिसेप्टर्स होते हैं। कौन कौन रिसेप्टर हो सकता है, रेगुलेटरी एंजाइम्स हो सकते हैं हमारे प्रोटीन्स, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स हो सकते हैं, स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स हो सकते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स हो सकते हैं एंड दी न्यूक्लिक एसिड। ये सारे हमारे क्या हो सकते हैं, ये हमारे रिसेप्टर्स हो सकते हैं। ठीक है, देन कम द टाइप्स ऑफ द रिसेप्टर्स। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे रिसेप्टर्स की कौन कौन सी टाइप्स हैं। तो चलिए
ओके तो ये जो लेगेंड, सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि लेगेंड गेटेड आयन चैनल जो होते हैं उनका क्या प्रोसीजर होता है और वो कैसे हमारी रिसेप्टर्स हैं जो कि लेगेंड गेटेड होते हैं, क्योंकि इसकी तीन चार टाइप्स है रिसेप्टर्स की। एक है लेगेंड गेटेड आयन रिसेप्टर्स, दूसरा है जी प्रोटीन रिसेप्टर्स, फिर आ जाता है टायरोसिन काइनेज लिंक रिसेप्टर्स, एंड देन कम्स दी इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर्स। तो हम इन चारों रिसेप्टर्स को एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं जो हमारे लिगेंड गेटेड आयन चैनल्स होते हैं, उनके ऊपर जो लिगेंड्स होते हैं दे हैव आयंस, एंड वो कंट्रोल करते हैं दी पैसेज ऑफ द आयंस, और दे लिंक, उनका जो लिगेंड होता है जब वो बाइंड करता है तो क्या होता है, आयन का पैसेज स्टार्ट हो जाता है इन एंड आउट फ्रॉम द सेल। तो लिगेंड गेटेड आयन चैनल व्हिच आर मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स, दे वेयर आर दे प्रेजेंट, they are present on the membrane of the cell directly linked to the ion channel। यानी वो आयन चैनल के साथ लिंक्ड होते हैं। जब उन रिसेप्टर्स के ऊपर कोई आकर लिगेंड बाइंड करता है, इट कैन बी अ ड्रग और इट कैन बी अ एंडोजेनस कंपाउंड, तो क्या होता है, जो उनके साथ जो आयन चैनल्स लिंक्ड होते हैं दे स्टार्ट ट्रांसपोर्टिंग आयन इनसाइड और आउटसाइड द सेल्स। They are also known as the inotropic receptors। इनको क्या कहते हैं हम, inotropic receptor। Examples include the nicotine acetyl choline receptors, glutamate receptors, and the GABA receptors. So this is the acetylcholine receptors, GABA receptors, histamines, and the serotonin. These all are the receptors in ligands हैं जो कि bind करते हैं on the inotropic receptors। When these ligands bind to the ligand gated ion channel receptors, they they starts the ion transportation in and outside the cells. Thrombin is also an example of the that binds to the is a ligand that binds to the G protein receptors। तो हम तो जो हमारा थ्रोम्बिन होता है दैट बाइंड्स टू दी जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स। तो अब हम पढ़ते हैं कि जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स क्या होते हैं, जिनको हम गवानीन न्यूक्लियोटाइड रेगुलेटरी प्रोटीन्स भी कहते हैं, जीएनआरपी, जिनको हम जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स या जी प्रोटीन रिसेप्टर्स भी कहते हैं। तो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर या जी प्रोटीन रिसेप्टर्स जो होते हैं हमारे विच आर मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स, ये भी क्या होते हैं, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, कपल्ड टू द जी प्रोटीन, जी प्रोटीन के साथ अटैच्ड होते हैं। और जब जी प्रोटीन्स के ऊपर या इन रिसेप्टर्स के ऊपर जब आकर हमारे रिसेप्टर्स बाइंड होते हैं, जो लिगेंड है वो बाइंड होता है, तो दैट जी प्रोटीन स्टार्ट्स एक्टिवेटिंग दी प्रोडक्शन ऑफ द एंजाइम्स और एनी प्रोटीन स्ट्रक्चर्स इनसाइड द सेल्स। तो इनका पूरा प्रॉपर फंक्शन है जी प्रोटीन का, वो क्या कहते हैं, activation of G protein in a variety of the biochemical transduction pathway can be activated। Many chemical messengers like hormones and the various neurotransmitters इनकी production start हो जाती है and acts through the G protein coupled receptors। These are also known as a meta metatropic receptors or the seven transmembrane receptors, because इनकी seven layers in and outside cell जो होती है वो क्रॉस होकर पास हो रही है, जैसे एक दो तीन चार पाँच छः सात। तो इनको हम क्या कहते हैं, सेवन ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर। इनको सर्पेंटीन रिसेप्टर्स भी कहते हैं, बिकॉज ये देखे ना ऐसे स्नैक की तरह, लाइक सेल मेम्ब्रेन के ऊपर इसने लाइक अ सर्पेंटीन लाइक अ स्नैक, इसने लाइक अ स्नेक जो है वो सेल मेम्ब्रेन को कवर अप किया हुआ, तो इसको हम सर्पेंटीन रिसेप्टर्स भी कहते हैं। इनको हम जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स भी कहते हैं, इनको हम सेवन ट्रांसमेट रिसेप्टर्स भी कहते हैं। इसकी एग्जांपल में है मस्करिनिक रिसेप्टर्स, एसिटाइल रिसेप्टर्स, एंड द एड्रीजेनिक रिसेप्टर्स। तो ये हमारी जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर है जो कि इन सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं। फिर हमारे लिगेंड गेटेड आयन चैनल्स ये हैं, देखें यहाँ पे एक साइड पे जो है वो हमारा सोडियम है, एन है, और यहाँ पे कैल्शियम है, और यहाँ पे 4 टाइम्स इनकी क्वांटिटी ज्यादा है, और इस तरह ये इन्होंने लिगेंड बनाया हुआ है, ये जी प्रोटीन रिसेप्टर। देन हमारा आता है टायरोसिन काइनेस रिसेप्टर्स। Tyrosine kinase receptors are the membrane-bound receptors and contain intrinsic enzymatic activity। टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी, ये भी जब बाइंड करते हैं इनके साथ लिगेंड, तो ये टायरोसिन काइनेज जो एंजाइम्स होते हैं वो प्रोडक्शन ऑफ द प्रोटीन एंड एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से एंजाइमेटिक फंक्शन सेल का इंक्रीज हो जाता है या डिक्रीज हो जाता है। दैट डिपेंड्स द टाइप ऑफ द लिगेंड जो उसके साथ बाइंड हुआ है। contain intrinsic and enzymatic activity, tyrosine kinase enzyme activity in their intracellular domain. Upon combination with the ligand like insulin, the receptor is activated and able to फॉस्फोराइलेट टायरोसिन। जब लिगेंड बाइंड होगा तो हमारा टायरोसिन जो होगा वो फॉस्फोराइलेट होगा रेजिड टू द इंट्रासेल्युलर प्रोटीन, जो कि एज अ रेजिड्यू एक्ट करेगा
toward the activation of the other intracellular protein productions. Protein phosphorylation is the one of the underlying mechanism of the regulation of the protein function, और protein function of the जो cell होगी वो regulate करेगी, either to increase करेगी या decrease करेगी. For example, receptor for the insulin and various cytokines and the growth factors are the kinase linked receptors. Then comes the intracellular receptors. Intracellular receptors वो होते हैं जो हमारे सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं. यहाँ पे एक इन्होंने सिस्टमैटिक डायग्राम बनाई हुई है फॉर द फोर मेजर टाइप्स ऑफ द रिसेप्टर्स एक्सपेक्ट फॉर द स्टेरॉइड रिसेप्टर. जो स्टेरॉइड रिसेप्टर्स होते हैं दैट आर प्रेजेंट इनसाइड द सेल, इनको हम कहते हैं इंट्रासेलुलर स्टेरॉइड रिसेप्टर्स. लिगेंड बाइंड इनके साथ डीएनए के साथ जाके बाइंड करेगा, तो ये हमारे जो है वो जो है इन द इंट्रासेलुलर steroids receptors हैं. The ligand gated ion channels are made up of the assembly of the 4 to 5 units. जो हमारा ligand gated ion channels होता है उसके अंदर कितने यूनिट्स होते हैं? 4 to 5. जी प्रोटीन के अंदर कितने यूनिट होते हैं? 7 मेम्ब्रेन इनको भी कहते हैं. और जो काइनेस होता है उसके अंदर कितने होते हैं सब यूनिट? उसके अंदर सिर्फ एक सब यूनिट होता है, which each contain 4 transmembrane domains. Then comes the intracellular receptors regulating gene transcription. Intracellular receptors regulating gene transcription, which are located in the cytosol. Upon binding to the appropriate chemicals, steroid hormone, the activity receptor transcrete to the nucleus and initiate gene transcription. These are also known as nuclear receptors, जिसको हम receptor for the steroids, हमारे हॉर्मोन्स और विटामिन डी के रिसेप्टर जो होते हैं वो इनसाइड सेल होते हैं, तो हम उनको इंट्रासेलुलर रिसेप्टर रेगुलेटिंग ट्रांसक्रिप्शन भी कहते हैं. फिर हम पढ़ते हैं कि जीन रिसेप्टर इंटरेक्शन कैसे होता है. अब हमारे साथ रिसेप्टर जो है वो बाइंड हो गया है, अब रिसेप्टर जाकर सेल में किस तरह की बाइंडिंग करवाएगा अब हम वो पढ़ेंगे. वो कोवलेंट बाइंड करेगा, वो हाइड्रोजन बाइंडिंग करेगा, वो आयनिक बाइंडिंग करेगा. अब हम वो डिटेल में पढ़ते हैं. So the majority of the drug shows remarkably high correlation with the structure and specification to produce pharmacological effect, and a minimum 3 point attachment of the drug to the site of the receptor होती है. तो जो होती है हमारी required in most cases specific chemical structure is required for the receptor site and complementary drug structure. Slight changes in the molecule structure may be drastically change the specification and the type of the bonding. To initiate a biological response, the drug must form bond with the receptor surface. Different type of the binding forces इसमें exist करती हैं that shows the interaction between the drug and the receptor. यानी अब ड्रग जो है या फिर हमारा जो लिगेंड है वो अगर वो जाकर रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा तो उनके दरमियान कौन कौन सी इंटरेक्शन होंगी, कौन कौन सी केमिकल बॉन्डिंग या फिजिकल बॉन्डिंग होंगी, अब हम वो पढ़ेंगे. तो सबसे पहले आ जाती है कोवलेंट बॉन्डिंग. So these chemical forces or result in the temporary binding of the drug to the receptors. Frequently, a covalent is formed and described and essentially irreversible. Mostly हम कहते हैं कि covalent bond is a very strong bond और ये irreversible है under biological condition. Since by its definition the drug receptor interaction is reversible. By definition यही है कि जब receptor के साथ ligand bind करेगा तो that would be not irreversible, that will be reversible. Covalent bond formation is rather rare except to the toxic situation. अक्सर टॉक्सिक सिचुएशन में जब ड्रग की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाती है तब आइदर इन सब केसेस ड्रग जो है वो स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड प्रोड्यूस कर देता है दैट कैन बी इरिवर्सिबल. दैट कम्स आइदर इन द वेरी एक्सट्रीम पॉइजनस कंडीशंस ऑफ दैट ड्रग. फॉर एग्जांपल, a covalent bond is formed between the activated form of the phenoxybenzamine alpha hydroxy receptor antagonist. And the point B में ये कहता है कि एंटी न्यूरोप्लास्टिक और एंटीबायोटिक ड्रग एक्ट मेनली थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड. ठीक है. जो हमारे न्यू प्लास्टिक होते हैं ड्रग्स जो जो हमारे फेनोक्सीबेंजामीन होते हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड क्रिएट करते हैं. देन कम्स द डीएनए अल्काइलेटिंग कीमोथेरापेटिक जो एजेंट होते हैं जो केमिकली रिएक्टिव होते हैं फॉर्म अ कोवेलेंट बॉन्ड विद द डीएनए ग्रुप्स. ठीक है. एंड सच कोवेलेंट बॉन्ड मॉडिफाइड डीएनए मे बी इनकम्प्लीट विद सक्सेसफुल ट्यूमर सेल डिवीजन और वो सेल डिवीजन को स्टॉप कर देगा. देन कम्स दी आयोनिक इंटरेक्शंस. सिंस मैनी ड्रग कंटेन एसिड और अमाइंस तो उनके अंदर आयंस भी प्रेजेंट होंगे तो वो उनका फंक्शनल ग्रुप होगा. एंड
वो फंक्शन को स्पेसिफाई होगा टुवर्ड स्पेसिफाइड रिसेप्टर्स, तो विच आर आयनाइज, तो आयनिक इंटरेक्शन होगी। लिगेंड अगर पॉजिटिव आयन चार्ज करे कैरी करेगा तो हमारा रिसेप्टर पॉजिटिव होगा। इस तरह ही अगर हमारा लिगेंड नेगेटिव होगा तो हमारा रिसेप्टर पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव नेगेटिव जो है उनकी इंटरेक्शन आयनिक होगी। आयनिक बॉन्ड आर फॉर्म्ड बाय द अट्रैक्शन ऑफ द ऑपोजिट चार्जेस इन द रिसेप्टर साइड with the ionized group of the drug molecule. They are the strong electrostatic interactions, 5 to 10 kilocalories per mole, and are responsible for the relative orientation of the drug to its binding site. Electrostatic interactions tend to be much more common than the covalent bond and in each side of the receptor. So ये ज्यादा common कौन सी है हमारी electrostatic interaction and the ionic receptors than the covalent. तो mostly कौन सी exist करती है हमारी electrostatic इंटरेक्शन, क्योंकि मोस्टली हमारा जो रिसेप्टर्स हैं दैट आर प्रोटीन इन नेचर, तो उनके अंदर अमाइनो अमाइड्स होते हैं, तो वो आयनिक करेक्टर तो उनके अंदर होता ही है। तो जो हमारे बाइंडर्स होते हैं, जो हमारे लिगेंड्स होते हैं ड्रग्स, वो भी कभी प्रोटीन्स होते हैं, तो दैट्स बाइंड आयनिकली, और उनके अंदर कोई ना कोई स्ट्रक्चर या सॉल्ट होता है उनकी, तो उनके अंदर आयनिक करेक्टर होता है। Attraction between ion of opposite charge is irreversibly proportional to the square of the distance between them। यानी हमारे आयंस जो होंगे वो उनकी अट्रैक्शन उतनी ज्यादा होगी जितना उनके अंदर डिस्टेंस कम होगा। It is irreversibly proportional to each other. Strong electrostatic intermolecular interactions occur between the permanently charged ionic molecules. The overall contribution of the ionic interactions may be overemphasized due to desolvabilization. Ionic bond have relatively high stability. For example, जो हमारे acetyl choline molecule होते हैं, the positively charged quaternary nitrogen may be attracted toward the negative charge ionized carboxyl। यानी हमारा इधर receptor है that is पॉजिटिव नेगेटिवली चार्ज, और जो हमारा नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है वो है पॉजिटिवली चार्ज। तो देन कम्स द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसको हम नॉन आयनिक एंड न्यूट्रल इंटरेक्शंस भी कहते हैं। द पोलर मॉलिक्यूल पोलर इंटरेक्शन है द अट्रैक्शन ऑफ ऑपोजिट चार्जेस। द ड्रग रिसेप्टर reaction is essentially an exchange of the hydrogen bond between a drug molecule surrounding water and the receptor site, and the hydrogen bonding में necessary पानी जरूर होना चाहिए। The hydrogen bond strength is distance between the range of the 5 to 7 kilocalories per mole, और इसमें कितनी एनर्जी थी 5 to 7 kilocalories per mole, इसमें कितनी है 5 to 7 kilocalories per mole। Then comes the van der Waals forces। Van der Waals forces, these forces have the following characteristics: interactions at a close range। van der Waals closely related receptor and binder में होती है, and the van der Waals interactions forces occur less frequently than the hydrophobic forces। interactions are much weaker और इनकी एनर्जी बहुत लो होती है, 0.5 से 1 किलो कैलोरीज पर मोल। अदर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस, क्लोज कंटैक्ट अट्रैक्टिव फोर्सेस, attractive forces होती हैं over a large surface area in the interface of the ligand binding and may contribute to the binding। Then comes the hydrophobic या lipophilic, यानी polar like यानी जो लिपोफिलिक होंगे receptors that would bind to the lipophilic drugs, और जो हाइड्रोफोबिक होंगे that would bind to the hydrophobic receptors, तो उनके अंदर ये attraction होगी। Finally, hydrophobic bonds are formed between the non-polar hydrocarbons and on the drug and this receptor site, and these bonds are not very specific, but the intermediate do occurs and exclude the water molecules। Most of the drug जो होते हैं molecule have a non-polar portion, alkyl and allyl groups, which may combine with non-polar portion of the receptors to the hydrophobic forces। तो hydrophobic forces भी एक्ट करती हैं कभी कभार। हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन जनरली वीक होती है बट इंपॉर्टेंट होती है। हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस आर प्रोबेबली सिग्निफिकेंट ड्राइविंग इंटरेक्शन बिटवीन लिपोफिलिक ड्रग, द लिपिड कंपोनेंट ऑफ द जो ड्रग होगा वो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन जो कि फॉस्फोलिपिड लिपिड बाइलेयर होती है उसके साथ वो बाइंड करेगा, बिटवीन द ड्रग एंड रिलेटिवली नॉन पोलर जो होती है उनके अंदर नॉन चार्ज रिसेप्टर होते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी जो है वो ड्रग जो है वो रिलेटिवली नॉन पोलर है। अब कुछ थेरीज हैं दैट एक्सप्लेन्स दी रिसेप्टर साइट्स, जिसमें कहते हैं कि जो रिसेप्टर है वो हमारा की है और हमारा वो सॉरी लॉक है और हमारी लाइगेंड की है, तो डिफरेंट रिसेप्टर साइट्स की थेरीज हैं। अब हम उनको एक्सप्लेन उनको हम डिटेल में पढ़ते हैं। आफ्टर द अटैचमेंट ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल टू अ रिसेप्टर, अ ड्रग आइदर इनिशिएट
रिस्पॉन्स और प्रिवेंट आ रिस्पॉन्स फ्रॉम ऑकर, या तो वो उसको करवाएगा या तो उसको रोकेगा या तो उसको बढ़ाएगा उस रिस्पॉन्स को. सो दिस कंसेप्ट कैन बी इजीली अंडरस्टूड if the if one consider that the log key principle for the ligand and the receptor interaction, यानी हमारी जो ड्रग और जो रिसेप्टर होगी उनके दरमियान log and key principle एग्जिस्ट करेगा. ओनली की हमारी क्या होगी, दैट ड्रग और दैट लिगेंड दैट फुलफिल ऑल द क्राइटेरिया फिटिंग इन द लॉग receptor can open the door, procedure or an effect. For example, uh, activation of the CNS system. Some keys can be fit in the lock but not perfectly. Consequently, they cannot open the door yet. By fitting into the key or the lock, uh, these keys prevent the original keys from fitting into the lock and opening the door. यानी हमने कोई गलत की लगाई, अब वो गलत की वहां पे जाके फंस गई है, अब वो ओरिजिनल की को भी अपनी जगह लगने की जगह नहीं देगी, उसकी वजह से वो इरिवर्सिबली बाइंड हो जाएगा वहां पे. द कंसेप्ट ऑफ रिसेप्टर एंटागोनिज्म, ये हमारी गलत रिसेप्टर जो बाइंड हुआ है जो उस प्रोसेस को प्रिवेंट कर रहा है, वो क्या होगा, हमारा एंटागोनिस्ट होगा, और जो कि उसके ऊपर बाइंड करेगी और उसकी लॉक को ओपन कर लेगी और उस फंक्शन को एक्टिवेट कर देगी, तो वो हमारी होगी agonist. The concept receptor antagonist is extremely important in the medicinal chemistry and is very often the underlying mechanism of the drug action and to prevent constriction of the airway smooth muscles in the asthmatic patients जो हमारे होते हैं. Anti-asthmatic conditions, one administration of the receptor antagonist that will prevent the action of the signaling molecule causing the muscle contraction, like histamine and nicotine. तो हम उनकी प्रिवेंशन करेंगे ताकि उनकी जो मसल्स की कंट्रक्शन है इन द एस्थमेटिक पेशेंट्स, स्मूथ मसल्स एयरवे की जो कंस्ट्रक्शन है उनको हम स्टॉप कर सकें विद स्टॉपिंग द प्रोडक्शन ऑफ द हिस्टामिन एंड निकोटाइन, और उनको हम एंटागोनाइज करेंगे. अब यहाँ पर एक इन्होंने पिक्चर बहुत प्यारी बनाई हुई है टू शो दी लॉक एंड की प्रिंसिपल. ये देखें, ये एक की है, इसके ऊपर रिजेस है, और ये हमारे पास ओरिजिनल की है, ये हमारे पास फॉल्टी की है. अब जो हमारी फॉल्टी की होगी दैट वुड नॉट अटैच, बट की जो हमारी ओरिजिनल की होगी वो अटैच हो जाएगी और इफेक्ट देगी. अगर हमारी फॉल्टी की बाइंड कर जाएगी तो वो इफेक्ट नहीं देगी. अगर हमारा एगोनिस्ट बाइंड करेगा तो दैट वुड गिव इफेक्ट. अगर हमारा एंटागोनिस्ट रॉन्ग की बाइंड कर जाएगा तो दैट वुड नॉट गिव द इफेक्ट. लोक एंड की प्रिंसिपल विद receptor ligand interaction, only one of the key ligand fit perfectly into the clock receptors and will able to open the log and give the response. A small difference between the two keys indicated in the circle, जो circle उन्होंने किया हुआ part, and the imperfect key will not fit the log, but is not able to open the log. By sitting in the log of imperfect key, prevent the perfect key to getting into the log. Once could regulate the antagonist as an imperfect key and the receptor एगोनिस्ट एज अ परफेक्ट की. जो हमारा बेस्ट लिगेंड होगा जो उसको बाइंड करके इफेक्ट देगा वो हमारी एगोनिस्ट होगा, हमारी परफेक्ट की होगी. फिर आ जाता है ऑक्यूपेशनल थ्योरी. ऑक्यूपेशनल थ्योरी के अकॉर्डिंग जो हमारा ऑक्यूपेशनल थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग हमारा जो एगोनिस्ट है दैट बाइंड टू द रिसेप्टर, फिर हमारा एगोनिस्ट रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनता है और दैट गिव्स द इफेक्ट. In fact, similar mathematical models have been applied to the receptor-ligand interaction. Clark's occupational theory किसने दी थी? Clark's ने, was the first model that could describe the observation of the drug action and isolate tissue. In this theory, receptor-ligand interaction is considered as a biomolecular interaction in which the receptor and ligand complex is responsible for the generation of the biological effect. Clark assumes that the effect of a drug were proportional to the function of the receptor occupied by the drug. Consequently, for a maximal effect, the drug has to occupy all the receptors. In Clark theory, the antagonist A interacts in a reversible way with the receptors and it creates a complex of the agonist and the receptor and it gives its इफेक्ट. वो कोई भी बायोलॉजिकल इफेक्ट थेरेपेटिक इफेक्ट हो सकता है. देन हमारी अगली थ्योरी इसी की है, वो है रेट थ्योरी और इंड्यूस फिट थ्योरी. इसको भी हम पढ़ेंगे बट बिफोर दैट हम पहले अपनी ऑक्यूपेशनल थ्योरी कंप्लीट करें. इन इक्विलिब्रियम द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन of an agonist A is reversibly bound to the receptor proportionally.
यानी जितना ज्यादा रिसेप्टर हमारा बाउंड करेगा विद द एगोनिस्ट, उतना ही हमारा प्रमोशनल इफेक्ट होगा, हमारा रेट ऑफ एफिशिएंसी उतना ही हाई होगा, हमारा रेट ऑफ इफेक्ट उतना ही हाई होगा। तो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन जितना ज्यादा ज्यादा होगा, प्रमोशन वो कांस्टेंट होगा हमारे K1 से, हमारा इफेक्ट उतना ज्यादा अच्छा होगा। सिमिलरली द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, यानी बैकवर्ड रिएक्शन क्या है, हमारा कम्प्लेक्स टूट रहा है एगोनिस्ट रिसेप्टर का, सो इज agonist receptor complex dissociation again is proportional to the concentration of the AR complex. Equilibrium exist करेगा between the formation of the complex and the breaking of the complex, तो वो होगा हमारा equilibrium point between the dissociation constant uh, K2 and the association constant K1, वो होगा हमारा ब्रैकेट R ब्रैकेट ओवर AR complex ब्रैकेट, तो वो हमारा कांस्टेंट होगा एक हमारा एट इन द इक्विलिब्रियम स्टेट, यानी जो रेट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द कम्प्लेक्स होगा दैट वुड बी इक्वल टू द ब्रेकिंग ऑफ द कम्प्लेक्स, तो तब हमारा इफेक्ट जो होगा वो ड्रग का प्रोड्यूस होगा। Then comes the rate theory. The rate theory was proposed by the Patton and Bragg in 1965. Occupational theory किसने दी थी? क्लार्क्स ने। Induced fit theory, then comes the occupational theory by the Clarks, and then comes the rate theory by the Patton and Bragg in 1965. According to this theory, the most important factor determining the drug action is the rate at which the drug receptor combination take place. जितना fastly एक combination create होगा between the receptor and the agonist, उतना ही हमारा effect जो होगा वो ज्यादा होगा. The rate of respect occupation K2 plus Ka over A. Explaining the formula, then comes the induced fit theory. This theory states that after the combination, the substrate in induces a change in the conformation of the enzyme, यानी जब हमारा ligand bind करेगा ना enzyme के साथ, तो वो उसके अंदर conformational changes करेगा, leading to the enzymatic activated oriented groups, जिसकी वजह से उस conformational changes से, यानी हमने चाबी लगाई और चाबी अकॉर्डिंग टू द लॉक उसने चेंजिंग की और लीड टू द एंजाइमेटिक एक्टिवेशन ऑफ द ग्रुप। फॉर एग्जांपल जो हमारा एसिटाइल कोलिन है मेरे में इंटरैक्ट विद द रेगुलेटरी प्रोटीन एंड ऑल्टर द नॉर्मल फोर्सेस, ठीक है। और यार जो हमारा मैक्रोमोलिक्यूलर परट्यूबेशन थ्योरी है एंड एक्टिवेशन हमारी जो दूसरी थ्योरी है एक्टिविटी एक्रिएशन थ्योरीज आर दी एक्सटेंशन ऑफ दिस इंड्यूस्ड फिट थ्योरी, यानी हमारी जो ये लेटेस्ट जो थ्योरीज है ना वो अकॉर्डिंग टू द इंड्यूस्ड फिट थ्योरीज ही हैं, कि हमारी जो लोग हैं और जो हमारे एंजाइम्स हैं जो रिसेप्टर्स हैं दैट क्रिएट अ कन्फर्मेशनल चेंज, उनके अंदर कन्फर्मेशनल चेंज आती है, उनके अंदर स्ट्रक्चरल चेंजेस आती हैं जिसकी वजह से हमारा जो इफेक्ट होता है वो जनरेट होता है। So these all were about the drug and its interaction and its theories and it's all about the drugs, वो कैसे कैसे बाइंड करेगा, उसकी कौन कौन सी बाइंडिंग थेरीज हैं, वो किन किन रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा, ड्रग होता क्या है, और ड्रग कहाँ कहाँ बाइंड होता है, ड्रग की साइड्स ऑफ एक्शन क्या होती हैं, और ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन किन किन रूट से की जाती है, फॉर्मुलेशन क्या क्या है। तो ये हमने ऑल अबाउट द ड्रग्स जो है वो पढ़ लिया। आई होप दिस लेक्चर वुड बी इंफॉर्मेटिव फॉर यू। इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों देखिएगा ताकि आप इसको बेटर अंडरस्टैंड कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल आस्क फार्मासिस्ट मरियम। ये आप लोगों की तरफ से मेरे लिए एक तरह की मोटिवेशन होगी ताकि मैं इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अपलोड करती रहूँ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज।